हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे अपने यूट्यूब चैनल पर। साथियों, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने जा रहे हैं मुगल काल की। इसमें हम लोग मुगल काल में विस्तृत रूप से जानेंगे कि मुगल काल में क्या क्या हुआ था, जिसमें से मुगल काल में क्या साहित्य लिखा गया था, किसके द्वारा लिखा गया था, किस बादशाह के समय में लिखा गया था, सब कुछ विस्तृत रूप से जानेंगे। इसके अलावा जो बादशाह हुए थे, जैसे हमारे अकबर, औरंगजेब, इन सब के बारे में विस्तृत रूप से जानेंगे कि इन्होंने क्या किया, कौन सी इमारतें बनवाई या कौन से युद्ध लड़े। इन सब के बारे में विस्तृत रूप जानेंगे। क्या मुगल काल का प्रशासन रहा था। इसके अलावा आर्किटेक्चर के बारे में बात करेंगे, जो मुगल काल में जो भी बिल्डिंग्स बनी थी, किसके द्वारा बनवाई गई थी, क्यों बनवाई गई थी, कहाँ पे बनवाई गई थी, इन सब के बारे में विस्तृत रूप से जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे मुगल शासकों का क्रम। सबसे पहले मुगल शासक किस प्रकार से आए थे, किसके बाद कौन आया था, उसके बारे में जान लेंगे। तो मुगल काल की स्थापना या मुगल वंश की स्थापना ये बाबर ने की थी। सबसे पहले बाबर ही आया और ये 1526 से 1530 तक इसका शासनकाल रहा था, यानी कुल 5 साल इसने शासन किया था। ठीक है, इसके बाद हुमायूं आता है। ठीक है, बाबर का बेटा हुमायूं, ये 1530 से 1540 तक रहा। इसके बाद हुमायूं का बेटा अकबर, ये 1556 से 1605 तक रहा था। 13 वर्ष की आयु में इसने राजगद्दी को संभाला था। इसके बाद जहांगीर आता है, इसका बेटा है। 1605 से 1627 तक इसका शासनकाल रहा था। इसके बाद शाहजहां, शाहजहां के बाद औरंगजेब आता है। औरंगजेब के बाद बहादुर शाह प्रथम आता है। तो यहाँ तक आपकी सब इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, इसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट और है, जैसे फारूक शियार, ये 1713 से 1719 तक रहा था। इसके काल में एक खास बात ये रही थी कि 1717 में इसने एक शाही फरमान जारी किया था, जो अंग्रेज थे उनके लिए काफी ज्यादा अच्छा साबित हुआ था। उसमें जो टैक्स था इसने माफ कर दिया था। इसके अलावा मोहम्मद शाह, ये रंगीला बादशाह के नाम से जाना जाता है। ये कब से कब तक रहा था, तो ये 1719 से 1748 तक ये रहा था। इसके बाद आलमगीर द्वितीय, शाह आलम द्वितीय और बहादुर शाह द्वितीय जफर, ये लास्ट हमारा था 1837 से 1862 तक ये रहा था। तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट इतने हैं जितने मैंने आपको टिक लगवाए हैं। इसके बाद बात करते हैं मुगल कालीन साहित्य की। कौन सा, कौन लेखक था और किस भाषा में लिखी गई, किस शासक के क्रम में लिखी गई, किस शासक के कार्यकाल में लिखी गई। तो सबसे पहले बात करते हैं बाबरनामा की। तो बाबरनामा ये बाबर के शासनकाल में लिखी गई थी। लेखक थे इसके अब्दुल रहीम खान खाना। ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट है। फारसी भाषा में लिखी गई थी। इसके बाद तुजुके बाबरी, ये बाबर की स्वयं की आत्मकथा है। ये किसने लिखी थी, और ये तुर्की भाषा में लिखी गई थी, बाबर ने ही लिखी थी और बाबर के कार्यकाल में ही लिखी गई थी। इसके बाद रामायण, जो रामायण देखिए एक हमारी ऑथेंटिक रामायण है और इसका जो ये अनुवाद है, ठीक है, रामायण का अनुवाद है फारसी भाषा में। तो ये अकबर के समय में हुआ था और बदायूं ने किया था। ठीक है, बदायूं ने ये किया था। इसके बाद भगवत गीता, इसका भी क्या है, राजा टोडरमल ने फारसी भाषा में अनुवाद किया था, अकबर के समय में किया था। पंचतंत्र, ये आपने सुना पंचतंत्र की कहानियां। ठीक है, तो इसको किसने अनुवाद किया था, मौलाना शाह मोहम्मद शाहवादी ने। मौलाना शाह मोहम्मद शाहवादी ने अनुवाद किया था, फारसी भाषा में अकबर के समय में किया था। तो ये जो आपके ऊपर की तीन है ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक तो रामायण आपकी, भगवत गीता और पंचतंत्र। ठीक है, तो इसको आपको याद कर लेना है। इसके अलावा लीलावती, ये हमारी गणित की पुस्तक है। इसको फैजी ने लिखा था, फारसी भाषा में लिखा था, अकबर के समय में लिखी गई थी ये पुस्तक। इसके अलावा कालिया दमन, ये अबुल फजल ने लिखी थी, फारसी भाषा में अकबर के समय में लिखी गई थी। ये अकबर के समय में साहित्य काफी ज्यादा उच्च कोटि का था। देखिए अकबर खुद पढ़ा लिखा नहीं था, लेकिन इसने विद्वानों को बहुत समर्थन दिया था। इसका विद्वानों के प्रति अलग से ही लगाव था। इसके अलावा अकबरनामा, जिसे आईने अकबरी के नाम से भी जानते हैं, अबुल फजल ने लिखी थी, फारसी भाषा में अकबर के शासनकाल में लिखी थी। इसके अलावा हुमायूं नामा, ये गुलबदन बेगम ने लिखी थी। ठीक है, गुलबदन बेगम ने लिखी थी फारसी भाषा में। और ये गुलबदन बेगम कौन है, तो हुमायूं की बहन है ये। इसके अलावा मुंतख उल तवारीख, ये अब्दुल कादिर बदायूं ने लिखी थी, फारसी भाषा में अकबर ने के समय में ही था ये। इसके अलावा
तबकात अकबरी ये निजामुद्दीन अहमद ने लिखी थी। अथर्ववेद, तो इसका अनुवाद किया है सर हिंदी ने। किसने? सर हिंदी ने फारसी भाषा में अनुवाद किया है और जहांगीर के समय ये था। आगे देखते हैं। तुजुके जहांगीरी, ये जहांगीर की आत्मकथा है। ठीक है, तो इसको लिखा किसने है? जहांगीर मोतबिंद खां और मोहम्मद हादी। ठीक है, जहांगीर ने ही इसको खुद लिखा है, फारसी भाषा में लिखी गई है, जहांगीर के समय ही लिखी गई है। इसके अलावा इकबाल नामा ए जहांगीर, ये मोतमिद खां बख्शी ने लिखी है फारसी भाषा में। तो ये फारसी भाषा उस समय सबसे जोर पे थी क्योंकि ये फारसी ही थे। इसके अलावा इकबाल नामा जहांगीरी आपका हो गया ना। अब महासिरे जहांगीरी, ये ख्वाजा कामगर ने लिखी है। योग वासिष्ठ, ये दारा सिकों ने अनुवाद किया। ठीक है, ये अनुवाद किया फारसी भाषा में। बामन उपनिषद, इसे कहा गया है सर ए अकबर, दारा शिकोह ने लिखी है। और शाहनामा, ये इनायत खान ने लिखी है। पादशाहनामा, ये मोहम्मद अमीन ने लिखी है। नुक्स ए दिलकुशा, ये भीमसेन ने लिखी है। आलमगीरनामा, मिर्जा मोहम्मद कासिम ने। और मुआसिर ए आलमगिरी, ये शाकिब मुस्तैद खान ने लिखी है। फतवा ए आलमगिरी, ये निजामुद्दीन अहमद ने लिखी है। तो ठीक है, तो ये आपकी जो बुक है ये सारी आपकी इंपॉर्टेंट है, इसको आप एक बार बड़ी नजर से भी देख लीजिए। आप चाहे तो नोट्स बना सकते हैं। ये सारी जो बुक्स हैं आपके लिए इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आएंगी आपके। चलिए अब हम लोग बात करेंगे सबसे पहले बाबर की। ठीक है, अब हर एक बादशाह का हम लोग विस्तृत रूप से देखेंगे, किसने क्या किया, कौन से युद्ध करे, सारे देखेंगे। तो सबसे पहले आता है बाबर, संस्थापक है हमारा। इसका जन्म कब हुआ था? तो इसका जन्म हुआ है 1483 में। 1483 में इसका जन्म हुआ था। कहाँ पे? तो फरगना में हुआ था, फरगना डिस्ट्रिक्ट में हुआ था, अफगानिस्तान में है ये। यहाँ पे इसका जन्म हुआ था। इसका पिता जो है, इनका नाम है उमर शेख मिर्जा। कौन है? उमर शेख मिर्जा, और ये तैमूर वंश से है। और जो माता है, इनका नाम है कुतलुग निगार खानम, ये और ये चंगेज खां के वंश से हैं। ठीक है, इसके अलावा बाबर ने 1507 में पातशाह की उपाधि धारण की थी। देखिए पातशाह ये बादशाह दोनों एक ही है, तो इसमें कोई ज्यादा कंफ्यूजन वाली बात है नहीं। ठीक है, तो 1507 में पातशाह की उपाधि धारण की थी। इसके अलावा बाबर को कलंदर भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कलंदर भी कहा जाता है। आगे देखिए, बाबर के प्रमुख युद्ध, ये आपके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बाबर के युद्ध, बाबर ने 4 युद्ध लड़े और चारों क्रम वाइज भी पूछ लिए थे कौन सा युद्ध किस टाइम पे लड़ा गया। तो सबसे देखिए पहले बात करते हैं पानीपत का। इसने पानीपत का युद्ध लड़ा था, तो ये लड़ा था इसने 1526 में लड़ा था। इसके अलावा खानवा का युद्ध लड़ा था इसने, ये 1527 में। इसके अलावा चंदेरी, चंदेरी का इसने युद्ध लड़ा है 1528 में। और घाघरा, ठीक है, इसका युद्ध लड़ा था 1529 में। ये युद्ध लड़े हैं। 4 युद्ध इंपॉर्टेंट है, इसने लड़े हैं और ये आपको क्रम वाइज याद करने हैं, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये। तो सबसे पहले बात करते हैं पानीपत के प्रथम युद्ध की। तो ये 21 मार्च 1526 को लड़ा गया था इब्राहिम लोदी के विरुद्ध। ठीक है, इब्राहिम लोदी के विरुद्ध लड़ा गया था। लोदी वंश का ये सबसे लास्ट शासक था। ठीक है, आपको याद हो कि मुगल काल से पहले कौन सा था? सल्तनत काल थी, और सल्तनत काल का सबसे जो लास्ट वंश था वो लोदी वंश था। और लोदी वंश का जो सबसे लास्ट शासक था वो था इब्राहिम लोदी। इब्राहिम लोदी को हराकर इसने, जो बाबर है, इसने क्या किया है? सल्तनत काल का अंत किया और मुगल वंश की शुरुआत की, मुगल काल की शुरुआत की है। तो देखिए युद्ध परिणाम क्या निकलता है? तो परिणाम ये निकलता है इब्राहिम लोदी हार जाता है और बाबर की विजय होती है। और भारत में मुगल साम्राज्य की नींव पहली बार भारत में रखी गई। और इस युद्ध में क्या है? तुलगमा युद्ध प्रणाली को तोपखाने से जोड़ दिया गया था। और बाबर के बारे में क्या कहा? बाबर ने ये कहा था कि जो युद्ध है इसके मैं जीत का श्रेय अपने तीरंदाज को देना चाहूंगा। ये उतना खास नहीं है, लेकिन आप ये इतना याद रखिए किसके विरुद्ध हुआ था? इब्राहिम लोदी के विरुद्ध हुआ था, 1526 में हुआ था। और इब्राहिम लोदी लोदी वंश का लास्ट शासक था। इसके अलावा आगरा में हुमायूं ने बाबर को कोहिनूर हीरा भेंट किया था। कोहिनूर के बारे में ये थोड़ा फैक्ट है, इसको भी आप याद कर सकते हैं। इसके अलावा दूसरा युद्ध लड़ा इसने, खानवा का युद्ध 1527 में, मार्च 1527 में इसने दूसरा युद्ध लड़ा। किसके विरुद्ध? राणा सांगा के विरुद्ध ये लड़ा था। इसका रिजल्ट क्या आया, परिणाम क्या आया? तो इसमें बाबर हमारा विजय हुआ था। देखिए सारे में बाबर जो है
वो जीतेगा। जिसने चारों युद्ध लड़ी, चारों युद्ध में बाबर जीता, ठीक है। और इस युद्ध में बाजू इस युद्ध था, ठीक है, इसने बाबर ने क्या कहा, इसे जिहाद घोषित किया कि जो युद्ध है ये हमने जिहाद के लिए लड़ा है। तो इस युद्ध को क्या बोला इसने, जिहाद बोला था। और विजय के बाद जब ये जीत गया तो इसने गाजी की उपाधि धारण की थी। कौन सी उपाधि, गाजी की उपाधि धारण की थी, गाजी। और मुसलमानों पर लगने वाला कर कौन सा है, तगमा कर। एक सेकंड थोड़ा पेन बदल लेते हैं, ठीक है। तनबगा के कर इसकी समाप्ति की थी इसने। चलिए आगे देखते हैं। देखिए इंग्लिश में भी लिखा है, यदि आपको, अगर आप इंग्लिश मीडियम में हैं तो उसको भी आप देख सकते हैं, आप उससे नोट्स बना सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तीसरा युद्ध लड़ा इसने चंदेरी का युद्ध लड़ा, 1528 में इसने युद्ध लड़ा। जनवरी 1528 में ये चंदेरी का युद्ध लड़ता है, मेदिनी राय के विरुद्ध लड़ता है और परिणाम पुनः की तरह बाबर जीत जाता। और चंदेरी के युद्ध को भी इसने जिहाद में बताया था कि ये जिहाद के लिए हमने युद्ध किया है। इसके अलावा चौथा घाघरा का युद्ध या घग्गर का युद्ध इसको बोलते हैं। इसको 1529 में इसने लड़ा था, मई 1529 में लड़ा था। अफगानों के विरुद्ध ये युद्ध लड़ा गया था और इसमें भी बाबर जीत गया था। और ये जो घाघरा का युद्ध है यह इसका अंतिम युद्ध था। इसके अलावा अब बात करते हैं बाबर के बारे में। तो चलिए, बाबर की आत्मकथा कौन सी है, तुजुके बाबरी। क्या है, तुजुके बाबरी किस भाषा में लिखी गई, तुर्की भाषा में लिखी गई है, बाबर ने खुद लिखी है। इसके अलावा बाबरनामा फारसी भाषा में अब्दुल रहीम खान खाना द्वारा तुजुके बाबरी में अनुवाद किया गया है, ठीक है। आगे, बाबर ने अपनी आत्मकथा में 5 मुस्लिम शासकों के साथ 2 हिंदू राज्यों विजयनगर और मेवाड़ का भी उल्लेख किया है कि ये राज्य थे, ठीक है। आगे 1530 में बाबर की मृत्यु हो जाती है। और देखिए बाबर जो युद्ध था, जब ये मृत्यु हुई थी तो सबसे पहले ये दफनाया गया था कहाँ पे, आगरा में आराम बाग में ये दफनाया गया था। लेकिन इसकी इच्छा ये थी कि इसको काबुल में दफनाया जाए, ठीक है। तो इसके बाद आगरा से इसकी कब्र निकाली जाती है और पुनः इसकी कब्र कहाँ लाई जाती है, काबुल में लाई जाती है। तो सबसे पहले आगरा में दफनाया गया था आराम बाग में, और इसके बाद काबुल इसको दफना दिया गया था। 1530 में इसकी मृत्यु हुई थी। आगे बात करते हैं, बाबर नक्शबंदी सूफी ख्वाजा उद्दौला अररार का अनुयायी था। तो ये इतना कुछ खास है नहीं आपके लिए। अब बाबर की बात आती है बाबर का बेटा हुमायूं, ठीक है। इसकी जिंदगी थोड़ी उतार चढ़ाव आपको देखने को मिलेगी। कैसे मिलेगी देखते हैं। तो सबसे पहले इसका जन्म होता है 1508 में इसका जन्म हुआ था, काबुल में इसका जन्म होता है। और हुमायूं के जो भाई थे, कुछ भाई थे उनके अपने अपने राज्य थे। सबसे पहले बात करते हैं हुमायूं का जो पहला भाई था कामरान, इसका राज्य था काबुल और कंधार इसके राज्य थे। इसके अलावा मिर्जा अस्करी ये संभल था इसका राज्य। और मिर्जा हिंदाल ये अलवर और मेवात का था। और सुलेमान मिर्जा ये कहाँ था, मंदकशा और ये चचेरा भाई था, ठीक है। सुलेमान मिर्जा इसका चचेरा भाई था और जो इसका राज्य था वो था मंदकशान था, ठीक है। आगे हुमायूं के युद्ध के बारे में देख लेते हैं। सबसे पहले तो इसने किया था चुनार अभियान किया था। कौन सा, चुनार अभियान। ये 1531 में किया था, किसके विरुद्ध, अफगानों के विरुद्ध किया था। दूसरा दोहरिया की लड़ाई ये 1532 में की थी, मोहम्मद लोदी के विरुद्ध की थी, ठीक है। इसके अलावा चौसा का युद्ध 1547 में किया था, शेरशाह के विरुद्ध किया था। कर्मनाशा नदी इसके किनारे ये युद्ध हुआ था और हुमायूं की इसमें पराजय हुई थी। और 1539 के बाद ही चौथा युद्ध लड़ता है कन्नौज का युद्ध, या इसको बिलग्राम का युद्ध भी बोलते हैं। 1540 में इसने युद्ध लड़ा था और इसमें भी ये जो हुमायूं है ये शेर शाह से हार जाता है, ठीक है। शेर शाह से हार जाता है और हारने के बाद ये ईरान की ओर भाग जाता है, ठीक है, ईरान की ओर भाग गया था। और इसके बाद 1555 में मच्छीवाड़ा का युद्ध इसने लड़ा था, शेर शाह सूरी की सेना को इसने पराजित किया था, ठीक है। इसके अलावा सरहिंद का युद्ध 1555 में किया था, सिकंदर शाह सूर को पराजित किया था और पंजाब पर कब्जा किया था इसने। और इसके अलावा 1556 में पुस्तकालय से गिरकर इसकी मृत्यु हो गई थी। तो कैसी मृत्यु हुई है, पुस्तकालय से इसकी गिरकर मृत्यु हो गई, सीढ़ियों से गिरकर ये मर गया था 1556 में। देखिए यहाँ आपको गैप देखने को मिलेगा
1540 से 1555 तक, ठीक है। 15 साल का आपको गैप देखने मिलेगा। क्यों? क्योंकि ये ईरान की ओर भाग गया। जब ईरान की ओर भाग गया था और हराया किसने था? शेर शाह सूरी ने इसको हराया था। तो इसके बीच कौन राज्य करता है? शेर शाह सूरी या शेर शाह सूरी ये राज्य करता है। ये इसका शासनकाल हो जाता है। तो अब इसके बारे में थोड़ा पढ़ लेंगे, शेर शाह सूरी के बारे में। तो इसका जो जन्म हुआ है ये 1472 ईस्वी में हुआ था, और कुछ विद्वान बताते हैं कि इसका जो 1546 में इसका जन्म हुआ था। थोड़ी कंट्रोवर्सी है, लेकिन हमको इस कंट्रोवर्सी पे नहीं जाना क्योंकि ये इतना कुछ खास हमारे लिए है नहीं। फैक्ट होगा वो आपको बता दूंगा। मृत्यु 1545 में इसकी हो गई थी, ठीक है। तो कुल मिला के कितने दिन इसने शासन किया है? तो 5 साल। 5 साल इसने शासन किया है। कब से? 1540 से 1545 तक इसने शासन किया। इसके बचपन का नाम क्या था? फरीद था। बचपन का नाम फरीद था। पिता का नाम इसके है हसन खां। सासाराम के ये जागीरदार है। और देखिए, जब ये फरीद या शेर शाह जब मरेगा, ठीक है, शेर शाह जब मर जाता है तो इसकी जो दरगाह है या इसको दफनाया गया था, तो ये सासाराम में ही दफनाया गया था। तो ये भी आपको याद रखना है कि सासाराम में इसको दफनाया गया था। इसके अलावा इसने शिक्षा अपनी जौनपुर से ग्रहण की थी, और इसकी उपाधियां हैं जिसमें शेर खां, हजरत आला और पादशाह, ठीक है। ये 3 उपाधियां इसने धारण की थी, शेर खां, हजरत आला और पादशाह। संस्थापक क्या था? संस्थापक था द्वितीय अफगान साम्राज्य का संस्थापक था। पहला अफगान साम्राज्य कौन सा है? तो जाहिर सी बात है मुगल, ठीक है। और दूसरे कौन से? ये शेर शाह सूरी हो गया। और प्रवर्तक किसका था? रुपया। इसने रुपया लाया था, और रैयत बाड़ी सिस्टम ठीक ये लाया था, रैयत बाड़ी व्यवस्था ये लाया था। स्रोत कहाँ से मिलता है? ये सब स्रोत हमें कहाँ से मिलेगा कि ये सब इसने किया था? तो इस पुस्तक है अब्बास खां सरवानी की पुस्तक है ये। पुस्तक का नाम है तारीख ए शेर शाही, तारीख ए शेर शाही। और इससे हमें ये स्रोत मिलता है। और बहार खां लोहानी ने फरीद को शेर खां की उपाधि दी थी। किसने? बारहा खां लोहानी ने इसको फरीद खां को शेर खां की उपाधि दी थी। तो ये भी आपको याद रखना है। आगे देखते हैं। हाँ जी, तो मोहम्मद शाह बहार खां लोहानी, जिसका नाम है मोहम्मद शाह बहार खां लोहानी, इसकी मृत्यु के पश्चात इसकी जो विधवा पत्नी जिसका नाम है दूदू बेगम, इसने शेर खां से विवाह किया था। तो जब शेर खां से विवाह कर लेता तो यहाँ के जो राज्य है वो भी शेर खां के अंडर ही आ गया। इसके अलावा 1529 में बंगाल के नुसरत शाह को पराजित कर हजरत आला की इसने उपाधि धारण की थी। और 1530 में लाड़ मलिका, जो चुनार के फौजदार ताज खां की विधवा है, इससे इसने विवाह किया था। तो ये विधवाओं से ही विवाह करके आगे बढ़ा है। आगे बात करते हैं शेर शाह के कुछ युद्ध हैं, युद्धों का क्रम है, इसके बारे में देख लेते हैं। ये भी काफी बार पूछे जाते हैं। जो आप देखेंगे टेबल टाइप की आपको एग्जाम में देखने को मिलेगी टेबल। तो आपको ये तीर वाले क्वेश्चन भी आपको मिल जाते हैं, ऊपर नीचे दिए रखे होते हैं, ठीक है। तो शेर शाह की युद्ध का क्रम, तो 1529 में मोहम्मद लोदी की तरफ से घाघरा के युद्ध से लड़ा था। इसके अलावा 1534 में क्यूल नदी के किनारे सूरजगढ़ के युद्ध में बंगाल के मोहम्मद शाह को इसने पराजित किया था 1534 में। 1539 में कर्मनाशा नदी के किनारे चौसा के युद्ध में हुमायूं को पराजित किया था और शेर शाह की उपाधि धारण की थी। इसके अलावा 1540 में कन्नौज या बिलग्राम का युद्ध इसने लड़ा था और हुमायूं को इसने पराजित किया था और अपने वंश की नींव डाली थी। इसके साथ ही द्वितीय अफगान साम्राज्य शूर वंश की नींव इसने डाली थी, पातशाह की उपाधि धारण की थी और आगरा से इसने शासन किया था। यानी आगरा इसकी क्या थी? राजधानी थी। राजधानी क्या है इसकी? आगरा। आगे देखते हैं। 1540 में रायसीन विजय किया इसने और रायसीन के शासक कौन थे? पूरणमल को विश्वासघात से इसने मारा था और भीषण कत्लेआम कराया और ये शहशाह का पर एक कलंक भी इसको बोलते हैं। तो ये इतना कुछ खास नहीं है, इतना आप याद रखिए कि 1540 में रायसीन पर इसने विजय की थी। इसके बाद 1544 में सेमल के युद्ध में मालदेव को पराजित कर मारवाड़ है इस पे विजय हासिल की थी। और इस युद्ध के संबंध में शेरशाह कहता है कि मैंने मुट्ठी भर बाजरे के लिए हिंदुस्तान की बादशाहत को दांव पर लगा दिया था। आगे 1545 में कलिंजर के अभियान में
अपने ही तोप के गोले से ये घायल हो गया था और इसकी मृत्यु हो गई थी। और कलिंजर का अभियान शेरशाह का सबसे लास्ट अभियान था इसके बाद, क्योंकि अपने तोप से घायल हो गया था और मर गया था। इसके अलावा 1541 में शेरशाह ने बिहार की राजधानी बिहार शरीफ से पटना स्थानांतरित की थी। और अब बात करते हैं शेरशाह के प्रशासन के बारे में कि इसका प्रशासन कैसा था। तो सबसे पहले शेरशाह के प्रशासन का मॉडल अलाउद्दीन खिलजी के मॉडल से काफी प्रभावित था। ये इससे मिलता जुलता आपको मिलेगा। इसने अकबर के मॉडल को भी प्रभावित किया था, यानी जो शेरशाह करके जाएगा उससे अकबर प्रभावित होगा और अकबर भी इन चीजों को अपने शासन में लाएगा। प्रशासन में अति केंद्रीयकरण को बढ़ावा दिया गया। अमीरों, जो अमीर यानी मंत्री को व्यक्तिगत सचिवों में परिवर्तित कर दिया गया, यानी पर्सनल सलाहकार जो बादशाह के होंगे। इसके अलावा परंपरागत विभाग दीवाने विजारत, दीवाने आरिज, दीवाने ईशा, दीवाने रिसालत, दीवाने कजा, इसको इसने सूरज आगे बढ़ाया। और शेरशाह ने अपने साम्राज्य को सरकारों में विभाजित किया था। ठीक है, मतलब जैसे देश है उसके राज्य हो गए, इस प्रकार से इसने अपने साम्राज्य उनको राज्यों को सरकारों के रूप में विभाजित किया था। आरंभ में 47 सरकारें थी, यानी 47 भाग थे। बंगाल विजय के बाद 16 सरकारों में और विभाजित किया। इस प्रकार कुल सरकारें इसकी हुई थी 63। कितनी? 63 सरकारें थी। आगे सरकार का जो प्रशासन था वो सिकदारन प्रशासन तथा मुंसिफान जो भू राजस्व द्वारा चलाया जाता था। और भू राजस्व व्यवस्था है तो उसने मुख्यतः क्या किया था, रैयतवाड़ी सिस्टम को लागू किया। रैयतवाड़ी व्यवस्था इसने लागू की थी। आगे किसानों के साथ प्रत्यक्ष संबंध स्थापित किए इसने और इसके अंतर्गत पट्टा, ठीक है, पट्टा और कबूलियत की भी प्रथा चलवाई थी। और इसके संबंध में ये बात आती है कि इसने क्या किया था, गजे सिकंदरी की भी शुरुआत की थी। किसके लिए? गजे सिकंदरी। ये इसका पर्सनल पैमाना था। इसकी जो लंबाई थी ये तो 32 इंच बताई जाती है। ठीक है, 32 इंच या 39 इंच ये इसकी लंबाई थी। ठीक है, शेरशाह की भूमि के नाप के लिए माप की इकाई के लिए गजे सिकंदरी के उपयोग किया था। देखिए वही आ गया, वही पॉइंट हमारा है, गजे सिकंदरी का इसने उपयोग किया था। कितनी थी? 32 इंच या 39 इंच। आगे शेरशाह ने पहले अलाउद्दीन खिलजी एवं सिकंदर लोदी के भूमि की माप भी करवाई थी। इससे पहले इसने करवाई थी लेकिन ये उतना संतुष्ट नहीं हो पाए, इसने खुद की जो भूमि इकाई चालू करवाई थी। उत्पादकता के आधार पर भूमि को 3 वर्गों में विभाजित किया गया था। उससे अनाजों की दर तालिका बनवाई। इसके अलावा सैन्य सुधार के अंतर्गत दाग एवं हुलिया पद्धति को भी पुनर्जीवित किया। देखोगे मैंने अभी पॉइंट पिछला आया था कि अलाउद्दीन खिलजी से काफी प्रभावित था। और दाग और हुलिया की जो प्रथा है ये कौन चलाया था सल्तनत काल में? तो ये आपको देखने को अलाउद्दीन खिलजी दाग देता था, हुलिया प्रथा की इसने ही शुरुआत की थी। आगे कानून व्यवस्था के लिए क्षेत्रीय अपराध के लिए क्षेत्रीय उत्तरदायित्व का सिद्धांत भी इसने लागू किया। आगे लगभग 1700 सरायों का निर्माण करवाया जो डाक चौकियों का भी काम करते थे। इसके अलावा दोआब क्षेत्र में भू राजस्व प्रबंधन के लिए विलायत नामक प्रशासनिक इकाई की शुरुआत की थी। किसकी? विलायत। विलायत किसने? प्रशासनिक इकाई की इसने शुरुआत की थी। इसके अलावा सरकार का विभाजन परगनाओं के में किया था, यानी पहले क्या था, राज्य, पहले देश आया यानी राज्य आया, राज्य के बाद सरकार और सरकार के नीचे परगना आ गए। ठीक है, तो सरकार के भी भाग थे जिसको जो परगना में डिवाइड थे। और परगना से छोटी इकाई थी उनको क्या कहते थे? गांव। ठीक है, या डेल या मौजा भी इनको कहा जा सकता है। तो 4 भागों में डिवाइड थी। तो सबसे पहले खुद एक राज्य, ठीक है, इसके नीचे क्या है हमारा? सरकार है। सरकार के नीचे क्या है? परगना। परगना के नीचे है गांव। सबसे छोटी इकाई क्या है? गांव है। इसके अलावा इसने चांदी का रुपया चलवाया था, चांदी का सिक्के चलवाया जिसका नाम रुपया रखा है इसने। तो चांदी का रुपया इसने चलवाया था। और अब्बास खां सरवानी ने इसकी जीवनी लिखी है जिसका नाम है तारीख शेरशाही। क्या नाम है? तारीख शेरशाही। तो ये भी आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। इसने अब्बास सरवानी ने इसकी जो ऑटोबायोग्राफी, जिसकी बायोग्राफी लिखी है। इसके अलावा स्थापत्य की बात करें, इसने क्या करवाया? तो आधुनिक पटना जो वर्तमान पटना है इसकी स्थापना करवाई। 16वीं शताब्दी में शेर शाह सूरी द्वारा करवाई गई थी। इसके अलावा शेर शाह ने
सासाराम जो बिहार में स्थित है, इसने अपना मकबरा भी बनवाया था। इसका मकबरा कहाँ स्थित है? तो शेर शाह सूरी का मकबरा सासाराम बिहार में स्थित है। और ये मकबरा कैसा है? कृत्रिम झील के मध्य अष्टकोणीय आकार में लाल बलुआ पत्थरों से ये बना हुआ है। इसके अलावा 1545 में शेर शाह सूरी द्वारा शेर शाह सूरी मस्जिद जो पटना में स्थित है, इसका निर्माण कराया गया था। ये अफगान शैली में करवाया गया। तो ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि शेर शाह सूरी मस्जिद कहाँ है? पटना में है। किसके द्वारा करवाया गया? शेर शाह द्वारा करवाया गया। और कौन सी शैली है? तो अफगान शैली है। इसके अलावा पटना स्थित पत्थर की मस्जिद का निर्माण जहांगीर के बेटे परवेज शाह द्वारा तब किया गया था जब बिहार का गवर्नर हुआ था। और इसे सैफ खान की मस्जिद और चिमनी घाट मस्जिद या संगी मस्जिद भी कहा जाता है। इसकी अलग से नाम है। इसके अलावा इसके बाद इसका पुत्र जलाल खां इस्लाम शाह के नाम से इसने शासन किया था। और इसके बाद आप कौन आता है? तो अब आते हैं अकबर। ठीक है, अब अकबर के बारे में बात करेंगे। 13 साल में जब ये था, 13 साल की आयु में इसने शासन शुरू किया था अपना। तो 15 अक्टूबर 1542 में इसने इसका जन्म होता है। स्थान अमरकोट राणा वीर साल के महल में इसका जन्म हुआ था अकबर का। राज्याभिषेक कब हुआ? तो 14 फरवरी 1556 में कालानौर में 13 वर्ष की आयु में इसका राज्याभिषेक हो जाता है। अब बात करेंगे अकबर के जो प्रमुख युद्ध कौन कौन से इसने लड़े थे। तो सबसे पहले पानीपत का द्वितीय युद्ध इसने लड़ा 1556 में, 5 नवंबर 1556 में इसने युद्ध लड़ा था। किसके विरुद्ध? हेमू के विरुद्ध लड़ा था। देखिए यहाँ पे एक जो अकबर है ये केवल नाम का राजा है। यहाँ पे असली जो युद्ध लड़ा था वो बैरम खान ने लड़ा था अकबर की तरफ से। ठीक है, तो बैरम खान युद्ध लड़ता है अकबर की तरफ से और दूसरी तरफ कौन होता है? हेमू होता है। और जीत किसमें होती है? जीत होती है, ठीक है, अकबर की ही जीत होती है। परिणाम क्या निकला? अकबर विजय होता है। बैरम खान जो है हेमू को मार देता है। हेमू कौन है? हेमू आदिल शाह सूर का मंत्री है। ठीक है, आगे बात करते हैं। दूसरा युद्ध है हल्दी घाटी का युद्ध। तो हल्दी घाटी का युद्ध ये 18 जून 1576 को हुआ था। किसके विरुद्ध? महाराणा प्रताप जो मेवाड़ के राजा हैं इनके विरुद्ध ये युद्ध हुआ था। परिणाम क्या हुआ? अकबर इसमें विजय हुआ था। इस युद्ध में मुगल सेना का नेतृत्व मान सिंह ने किया था और आसफ खान ने किया था। महाराणा प्रताप की ओर से हाकिम खां सूर ने पूरे युद्ध में भाग लिया। महाराणा प्रताप को गुरिल्ला युद्ध का जनक भी माना जाता है। तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। और आगरा के किला का निर्माण भी किसने करवाया? अकबर ने करवाया था। तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। आगरे का किले का निर्माण किसने करवाया है? अकबर ने कराया। वो आगरे का जो ताजमहल है वो कौन आएगा? वो शाहजहां आएगा। ठीक है, इसके अलावा जो दिल्ली का लाल किला है, ठीक है, वो किसने बनवाया? ये शाहजहां ने ही बनवाया था। आगे आपका अकबर ने गुजरात विजय के उपलक्ष्य में बुलंद दरवाजा का निर्माण करवाया था। ठीक है, बुलंद दरवाजा। और बुलंद दरवाजा कहाँ स्थित है? तो ये फतेहपुर सीकरी में। कहाँ है? फतेहपुर सीकरी में। आगे अकबर नामा ग्रंथ की रचना अब्दुल फजल ने की थी। अबुल फजल ने की थी। तो ये भी आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। अकबर का राजकवि कौन था? तो ये था फैजी। कौन था? फैजी था। दीन इलाही को स्वीकार करने वाला एकमात्र हिंदू, इसका नाम था बीरबल, जिसको महेश दास के भी नाम से जानते हैं। तो दीन इलाही ये क्या था? ये धर्म था जो सभी धर्मों की सबसे अच्छी अच्छी बातों को इसने स्वीकार किया था। इसका एक अलग धर्म बना था और उसको स्वीकार करने वाला एकमात्र हिंदू था वो बीरबल था। और इसकी शुरुआत की थी अकबर ने। अकबर ने ही इस धर्म को शुरुआत कराई थी। इसके अलावा अकबर के नवरत्न ये भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, काफी ज्यादा चर्चा में रहे, हमेशा लगभग पूछे जाते हैं अकबर के नवरत्न। चलिए, तो सबसे पहले बीरबल, इसके अलावा अबुल फजल, तानसेन, टोडरमल, राजा मान सिंह, अब्दुल रहीम खान खाना, मुल्ला दो प्याजा, फकीर अजमुद्दीन और फैजी, ये 9 लोग थे। ये अकबर के नवरत्न थे। टोडरमल अकबर के दीवान थे जिन्होंने भू राजस्व के क्षेत्र में ख्याति प्राप्त की थी। और टोडरमल भू राजस्व के लिए दहाशाला व्यवस्था की शुरुआत की थी। ये समझ लीजिए टोडरमल इनके फाइनेंस विभाग के मंत्री थे। जिस प्रकार से वर्तमान समय में जो मोदी जी, हमारे प्रधानमंत्री जी मोदी जी हैं, इनकी जो फाइनेंस मिनिस्टर कौन है? हमारी निर्मला जी हैं, निर्मला ताई जी। तो उसी प्रकार से जो अकबर के फाइनेंस मिनिस्टर थे वो थे टोडरमल। ठीक है, आगे देखते हैं। और इन्होंने जो टोडरमल ने
भू राजस्व व्यवस्था चालू की थी वो आईने दहशाला जब्ती प्रणाली की भी शुरुआत की थी। इसके अलावा अलग अलग फसलों के पिछले 10 वर्षों के उत्पादन उसी समय के लिए प्रचलित मूल्यों का औसत निकालकर औसत का 1/3 भू राजस्व आपको देना पड़ता था। तो ये भू राजस्व था आईने दहशाला। ठीक है, इसके अलावा तानसेन की बात करते हैं तो तानसेन का जो असली नाम है वो है रामतनु पांडे। इनका जन्म ग्वालियर में हुआ था। उपाधि इनको क्या मिली है? कंठाभरण वाणी विलास। आगे अकबर ने कुछ और महत्वपूर्ण कार्य किए हैं, कब कब किए हैं इसके बारे में भी ये बताया गया, काफी इंपॉर्टेंट है। जैसे 1562 में इसने दास प्रथा का अंत किया, दास प्रथा का इन्होंने अंत किया था। 1563 में तीर्थ यात्रा पर जो कर लगता था उसकी समाप्ति की थी। 1564 में जजिया कर की समाप्ति की। जजिया कर क्या था? ये गैर हिंदुओं पर लगाया जाने वाला कर था। जो मुसलमान नहीं होते थे उन सब पे ये लगता था। 1571 में फतेहपुर सीकरी की स्थापना की थी और राजधानी आगरा से फतेहपुर सीकरी स्थानांतरित की थी। इसके अलावा 1576 में इबादत खाना की स्थापना की और 1579 में नवासी 79 तो मजहर की घोषणा की थी और 1542 में दीन इलाही चलाया और 1583 में इलाही सम्मत का भी इसने प्रारंभ किया था। तो ये आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है, एक बार महत्वपूर्ण कार्य वो भी आपको याद कर लेना चाहिए। इसके अलावा कुछ देखे धर्म है उनके गुरु हैं क्या बताया गया, जैसे हिंदू पुरुषोत्तम तथा देवी, और इसके अलावा ईसाई ग्लोफ अकावीव एंटोनी मंसेराट, पारसी में दस्तूर जी और मेहरजी राणा, जैन में हरिविजय सूरी, विजय सेन सूरी, भानुचंद्र सूरी उपाध्याय व जिन चंद्र सूरी। देखिए अकबर था इस सभी धर्मों को समान समझता था, तो हर धर्म के कुछ विद्वान होते थे इनको ये संरक्षण देता था। अब बात करते हैं अकबर के बाद इसका पुत्र जहांगीर आता है 1606 में 1627 तक ये इसका शासन रहता है। तो सबसे पहले बात करें तो इसका जन्म, तो जन्म होता है 1569 में। ठीक है, 1569 में इसका जन्म होता है। फतेहपुर सीकरी में स्थित शेख सलीम चिश्ती की झोपड़ी में मरियम उजमानी के गर्भ से इसका जन्म हुआ था। राजर्षि कब हुआ था? नवंबर 1606 में इसका आगरा के किले में इसका राज्याभिषेक हुआ था। इसने कुछ युद्ध लड़े, ये अपने युद्ध के ही लिए काफी ज्यादा प्रचलित हुआ था। तो सबसे पहले आता है ढेरवाल का युद्ध, ये खुसरो के विरुद्ध लड़ा गया था। खुसरो इसका क्या था? जहांगीर का पुत्र था। ठीक है, जहांगीर के पुत्र खुसरो ने विद्रोह किया था 1606 में और जिसे जहांगीर ने भेरवाल में पराजित किया था। तो इसके बाद आता है खुसरो की सहायता से करने के लिए सिखों के पांचवें गुरु गुरु अर्जन देव, ठीक है, गुरु अर्जुन देव या अर्जन देव बोलते हैं इनको, दोनों है, को फांसी पर लटका दिया गया था। तो यह भी आपको याद रखना है कि जो जहांगीर है, ठीक है, जहांगीर इसका पुत्र कौन है? खुसरो। खुसरो ने बगावत की और बगावत की इस बात खुसरो को जो संरक्षण दिया था वो गुरु अर्जुन देव ने दिया था, अर्जुन देव ने, और इनको संरक्षण देने के कारण इनको फांसी पे लटका दिया गया था, जहांगीर ने लटका दिया था। ठीक है, इसके अलावा 1611 में जहांगीर ने मेहरुन्निसा जो नूर जहां के नाम से भी जानी जाती है इससे विवाह किया था और नूर महल की उपाधि दी थी। किसको? मेहरुन्निसा को दी थी। इसके अलावा नूरजहां को पादशाह बेगम के नाम से भी जाना जाता है। पादशाह बेगम की इसको उपाधि थी। जहांगीर के समय नूरजहां के नाम के भी सिक्के खुदवाए गए थे, नूरजहां के नाम से भी सिक्के चलवाए गए थे। आगे जुनता गुट, जुनता गुट क्या था? तो नूरजहां ने जुनता गुट का स्थापना की थी। इसमें 5 लोग रहते थे। कितने? 5 लोग रहते थे और इसमें नूरजहां के नेतृत्व में उसकी माता असमत बेगम, पिता गियास बेग एतमाद उद्दौला, भाई इसका था आसफ खां एवं उसके दूसरा भाई खुर्रम। खुर्रम कौन था? सॉरी, आसफ खां का दामाद था। ये 5 लोग शामिल थे। बाद में खुर्रम है यही शाहजहां भी बना। ठीक है, आगे इस गुट का दरबार में सभी महत्वपूर्ण निर्णयों का अधिकार कायम रहता था। आगे चित्तौड़गढ़ की संधि जहांगीर किसके मध्य हुई थी? तो राणा अमर सिंह और मुगल बादशाह जहांगीर के मध्य चित्तौड़गढ़ की संधि हुई थी। जहांगीर के समय युद्ध लड़ा गया था 1615 में। मेवाड़ पर अंतिम मुगल अभियान खुर्रम के नेतृत्व में हुआ था। इस अभियान की सफलता के बाद जहांगीर ने खुर्रम को शाहजहां की उपाधि दी थी। ठीक है, तो शाहजहां जो अगला राजा बनेगा का अगला बादशाह बनेगा वो कौन है? उसका असली नाम क्या है? खुर्रम ही है। आगे देखते हैं, जहांगीर अफगानों को
मनसबदारी पद्धति के में शामिल करने वाला प्रथम मुगल शासक था। ठीक है, जो जहांगीर था ये मनसबदारी व्यवस्था है इसको शामिल करने वाला प्रथम शासक भी था। और जहांगीर के समय शाह अब्बास प्रथम ने कांधार पर कब्जा किया था। पहले कांधार इनके ही कब्जे में था, मुगल के ही, लेकिन जहांगीर के समय शाह अब्बास प्रथम ने कांधार पर कब्जा कर लिया था। कांधार भी काफी विवाद में रहा था, इसको काफी बार इन्होंने कब्जा की, काफी बार दूसरे पक्ष ने भी कब्जा किया था। इसके अलावा पित्रादुरा शैली से निर्मित इत्मादुद्दौला का मकबरा जो पूर्णतः संगमरमर से निर्मित है, इसका निर्माण नूरजहां ने करवाया था। इसके अलावा अशोक के कौशाम्बी स्तंभ पर समुद्रगुप्त और जहांगीर का लेख भी उत्कीर्ण मिलता है आपको। जहांगीर के समय में कुछ दूत आए थे, विदेशी दूत थे, इनका नाम है सबसे पहले विलियम हॉकिंस 1608 में आया था। और इसकी जो, ठीक है, इसकी जो फारसी थी, ठीक है, ये काफी ज्यादा अच्छी थी, तो इसने जहांगीर ने इसको नाम दिया था एक अलग से, वो था इंग्लिश खान। क्या नाम था? इंग्लिश खान। इंग्लिश खान। इसके बाद विलियम हॉकिंस के बाद आता है पॉल कैनिन आता है 1612 में। इसके बाद विलियम एडवर्ड आता है 1615 में। इसका टॉमस रो आता है 1615 में। ठीक है, ये दूत आए थे और सबके मकसद क्या था? भारत में फैक्ट्री स्थापित करना, भारत में से व्यापार करना। आगे देखते हैं शाहजहां। तो शाहजहां का जन्म होता है जनवरी 1592 में, इसका जन्म हुआ था। राज्याभिषेक की बात करें तो 1628 में आगरा में इसका राज्याभिषेक हुआ था। जुझार सिंह, क्या है? जुझार सिंह के नेतृत्व में बुंदेलों ने विद्रोह किया था, जब ये समय था जब ये बादशाह था। इसके अलावा शाहजहां ने 1632 में हुगली के नजदीक पुर्तगालियों को हराया था। ठीक है, पुर्तगालियों को 1632 में इसने हराया था। शाहजहां ने राजधानी आगरा से दिल्ली स्थानांतरित की थी, तो ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 1638 में, कब? 1638 में आगरा से दिल्ली स्थानांतरित की थी। और शाहजहां काल में जो विदेशी यात्री थे उनका नाम था पीटर मुंडी, जो इटली का यात्री था। कहाँ का था? इटली का यात्री था। और ये आपको याद रखना है, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपका, कि शाहजहां काल, जो शाहजहां था इसने राजधानी आगरा से दिल्ली स्थापित की थी 1638 में। आगे दूसरा जो है फ्रांसीसी बर्नियर, ये फ्रांस का चिकित्सक था, ये आया था। निकोलाउ मनुषी, ये इटली का यात्री था, दाराशिगो की सेना में तोपची था ये। इसके अलावा जैन पिप्टिस्ट ट्रेवनियर, जो फ्रांस का यात्री था, इसकी पुस्तक है ट्रेवल इन इंडिया। तो ये जो यात्री इतनी खास आपके लिए है नहीं। इसके बाद आता है औरंगजेब। औरंगजेब, इसका जो जो क्या बोलते हैं इसको, राज्याभिषेक बोल सकते हैं या सिंहारोहण बोल सकते हैं। इसका दो बार हुआ है, एक तो हुआ है 1658 में और एक 1659 में, दो बार इसका हुआ है। औरंगजेब के विरुद्ध काफी विद्रोह हुए थे, जिसमें अफगान थे, पहले सबसे पहले अफगानों ने किया, फिर जाट, फिर सतनामी, बुंदेलों, राजपूत और सिख, इन सभी ने अंग्रेज, जो औरंगजेब है, इसके विरुद्ध क्या किया था? विद्रोह किया था। देखिए उत्तराधिकार के भी इसने काफी युद्ध देखे, युद्ध झेले, जिसमें सबसे पहला आता है धर्मत का युद्ध। ठीक है, अप्रैल 1658 हुआ था। इसमें थी शाही सेना, यानी महल की सेना थी, और औरंगजेब था। ठीक है, जिसमें औरंगजेब विजय हुआ था और शाही सेना हार गई थी। इसके अलावा सामूगढ़, सामूगढ़ बोलते हैं या समूहगढ़ बोलते हैं, ठीक है, दोनों इसको बोल सकते हैं। मई 1658 में ये युद्ध हुआ था दारा शिकोह और औरंगजेब के विरुद्ध, ये बीच ये युद्ध हुआ था, औरंगजेब इसमें जीता था। इसके अलावा खंजवा, ये दिसंबर 1658 में हुआ था, सूजा एवं औरंगजेब के बीच हुआ था, जिसमें औरंगजेब जीता था। इसके अलावा देवराई, ये मार्च 1659 में हुआ था, दारा शिकोह और औरंगजेब के बीच हुआ था, और औरंगजेब इसमें जीत गया था। ठीक है, तो ये इसके उत्तराधिकार के युद्ध थे। इसके अलावा 1663 में शाइस्ता खां को बांग्ला, ठीक है, बांग्ला का गवर्नर बनाया गया था, उसे पुर्तगालियों को नियंत्रित करने के लिए आदेश दिया गया था, तो 1663 में शाइस्ता खां को। ठीक है, इसके अलावा 1686 में औरंगजेब के आदेश पर शाइस्ता खां ने हुगली में, कहाँ पे? हुगली में अंग्रेजों को दंडित किया था। आगे शाहजहां के समय जुझार सिंह बुंदेला और चंपत राय ने विद्रोह किया, जबकि औरंगजेब के समय छत्रसाल बुंदेला ने विद्रोह किया था। तो ये विद्रोह करने वालों के भी आपको याद रखने इंपॉर्टेंट है ये आपके लिए। इसके अलावा
मारवाड़ में उत्तराधिकार के विषय पर राजपूत विद्रोह हुआ था। और औरंगजेब ने सिखों के 9वें गुरु गुरु तेग बहादुर की हत्या की थी। तो ये आपको याद रखना है, कौन से 9वें गुरु की हत्या की थी औरंगजेब ने। आगे, औरंगजेब व्यक्तिगत खर्चे हेतु कुरान की प्रतियां लिखकर और टोपी सिलकर बेचा करता था। ये जो शाही खर्चा नहीं करता था या शाही खजाने से अपने पैसे नहीं निकालता था। तो ये आपको याद रखना है, इतना कुछ खास आपके लिए है नहीं, ठीक है। आगे, औरंगजेब को जिंदा पीर के ने भी नाम से भी जाना जाता है। औरंगजेब ने पुरंदर की संधि की थी 11 जून 1665 में जयसिंह और शिवाजी के मध्य ये हुआ था, ठीक है। आगे देखिए, औरंगजेब ने सिखों के 9वें गुरु गुरु तेग बहादुर की हत्या कर दी थी। ये आपको पता है, बता चुके हैं। औरंगजेब ने 1779, ठीक है, में जजिया कर को पुनः लागू किया था, ठीक है। इसको बंद किसने किया था? अकबर ने बंद कर दिया था, औरंगजेब ने इसको पुनः चालू कर दिया है। आजम शाह औरंगाबाद महाराणा महाराष्ट्र में बीबी का मकबरा बनवाया इसने, ठीक है। ये दो काम किया आजम शाह ने औरंगाबाद में, और महाराष्ट्र में बीबी का मकबरा इसने बनवाया था, जिसे द्वितीय ताजमहल के नाम से भी जानते हैं। इसके अलावा मदन्ना और अकन्ना दो ब्राह्मण थे। इनका संबंध गोलकोटा के शासक अबुल हसन से था। तो ये इतना कुछ खास आपके लिए नहीं, लेकिन ये था, ठीक है। आगे, 1574 और 75 में बिहार में पुनः मुगल साम्राज्य में शामिल हो गया था, इससे पहले नहीं था। औरंगजेब ने अजीमुशान को बिहार का सूबेदार बनाया था और इसे पटना का नाम अजीमाबाद कर दिया था। तो पटना का इससे पहले नाम क्या था? अजीमाबाद कर दिया था, इसका पुनः नाम इसका हुआ था। आगे, फारूक शियार का राज्याभिषेक पटना में हुआ था। मैंने बताया था आपको 1717 वाला, ठीक है। कब हुआ था? 1715 से 1719 तक ये इसका शासनकाल था। 1701 में औरंगजेब ने मुर्शीद कुली खां को बंगाल, बिहार, उड़ीसा का दीवान नियुक्त किया था और 1704 में बंगाल की राजधानी ढाका से मुर्शिदाबाद स्थानांतरित की थी। इसके अलावा गिरिया के युद्ध के बाद अलीवर्दी खान, जो 1740 से 1756 तक रहा था, नवाब बना और वह अंतिम शक्तिशाली नवाब था अलीवर्दी खान। इसके बाद 1556 में सिराजुद्दौला, जो अलीवर्दी का नाती था, ये बंगाल का नवाब बना। और इसके बाद आता है 23 जून 1757, ये प्लासी का युद्ध था, इसमें अंग्रेजों से हार गया था। और 28 जून 1757 को मिर्जा मीर जाफर, ये बंगाल का नवाब बना। और ठीक है, तो इसके बाद मुगल चित्रकला, इसके बारे में थोड़ा देख लेंगे हम लोग, कैसी चित्रकला थी। तो हुमायूं ने तारीख खानदानी, ठीक है, तारीख खानदानी तैमूरिया की पांडुलिपि को चित्रित करने के लिए ईरानी चित्रकार कौन है? मीर सैयद अली सिराजी और ख्वाजा अब्दुस समद तबरीजी इसकी सहायता ली थी। इसके अलावा हुमायूं अकबर के दरबार में मीर सैयद अली और ख्वाजा अब्दुस समद थे, ये लोग अच्छे चित्रकार थे। इसके अलावा अकबरकालीन प्रमुख चित्रकार तो दसवंत, बशावन, केशवलाल और मुकुंद, ये लोग थे। रज्मनामा का प्रणेता दशवंत अकबर के दरबार का सबसे अग्रणी चित्रकार था और जिसने विक्षिप्त हो आत्महत्या कर ली थी, यानी पागल होकर आत्महत्या कर ली थी। तो उसका दिमाग थोड़ा काम करना बंद कर दिया जाता। आगे, अकबर के समय में मुख्यतः दरबार की प्रतिदिन की घटनाओं का चित्रण, छवि का चित्रण पर बल दिया, मतलब डेली जो काम हो रहा है उस पर डेली एक क्या बनेगा? एक चित्र बनेगा कि आज क्या हुआ। जहांगीर कालीन चित्रकार में बिशनदास, मनोहर, दौलत, अकारिजा, अब्दुल हसन, उस्ताद मंसूर का को नादिर उल अत्र तथा अब्दुल हसन को नादिर उल जमा की उपाधि दी गई। दो उपाधि हैं, नादिर उल अत्र और नादिर उल जमा, ये दो उपाधि इसको दी गई हैं। इसके अलावा पशु एवं जानवरों के चित्रण में उस्ताद मंसूर का विशेष योगदान आपको देखने को मिलेगा। इसमें जहांगीर के समय डेकोरेटेड मर्जीन्स का अधिक प्रयोग किया गया, जानवरों का और मनुष्यों की कला का अधिक विकसित यहाँ पे हुई है। इसके अलावा जहांगीर के शासनकाल को मुगल चित्रकला का सबसे स्वर्ण युग कहा जाता है। यहाँ जहांगीर खुद एक चित्रकार था, ठीक है, जहांगीर खुद एक चित्रकार था, तो इसने चित्रकारों को भी ज्यादा प्राथमिकता दी थी। आगे, शाहजहां के काल में रंगों के बदले सोने की सजावट और अलंकरण पर अधिक बल दिया गया और औरंगजेब के समय चित्रकला का अवसान हो गया था, यानी कम हो गई थी, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। और
मुगल काल में। इसके अलावा अन्य भी डिटेल है वो अगली वीडियो हम लोग करा देंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू, धन्यवाद।